Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. So we will going to discuss the new very important topics regarding part 1 exam. तो लेक्चर नंबर 8 में हम स्टार्ट करेंगे जनाब एक केस से विच इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, तो एक केस लेके अ पेशेंट recently infected a patient recently infected with typhoid presented to the clinic on fourth day which of the following is best test to diagnose। ठीक है जी, ये हमारे पास जनाब क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको क्लास के बाद कॉल कर, तो अभी क्लास स्टार्ट है ना CPS वाली। ठीक है, हाँ ओके जी। तो इसमें जनाब ये मेन पॉइंट है, देखें पेशेंट रिसेंटली इन्फेक्ट हुआ है किस चीज़ से, टाइफाइड से। टाइफाइड फीवर इज आल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर, इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। तो उसकी जनाब कितने दिन हुए हैं, 4 दिन। 4th डे पे आया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन पूछी गई है कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन 4th डे ऑफ टाइफाइड क्या है। ऑलवेज आंसर इज ब्लड कल्चर। हम क्या करते हैं, ब्लड कल्चर करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल MCQs में टाइफाइड फीवर की हिस्ट्री हो, तो टाइफाइड फीवर अगर पेशेंट विद इन 1 वीक के अंदर आ जाए, चाहे 2nd डे पे हो, 3rd डे पे हो, 4th डे पे, लेकिन इसका टाइम लेस देन 7 डेज हो, 1 वीक के अंदर हो, तो बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोसिस ब्लड कल्चर। इसके अंदर अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, जिसको विडाल टेस्ट कहते हैं, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। विडाल टेस्ट 1st वीक के अंदर नेगेटिव आता है, इसलिए विडाल टेस्ट का यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट ज़रूरत नहीं है। इधर देखें, इम्पोर्टेंट जो MCQs पूल है इस कंसेप्ट के, वो आप लोगों ने ये याद रखना है। MCQs पूल याद रखना है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज टाइफाइड फीवर इन 1st वीक। 1st वीक के अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर आ जाए, डायग्नोसिस, ये हम किस फीवर की बात कर रहे हैं, टाइफाइड फीवर की, जिसको हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। तो टाइफाइड फीवर के लिए अगर 1st वीक के अंदर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन पूछी जाए या डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो हमने अभी जिक्र की है, वो क्या होगी, ब्लड कल्चर। दैट शुड बी ब्लड कल्चर। लेकिन अगर पेशेंट आए हैं 2nd वीक के अंदर, 2nd वीक मीन आफ्टर 7 डेज, इन लेस देन 14 डेज के अंदर पेशेंट प्रेजेंट हुआ है, तो बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोस टाइफाइड फीवर इन द 2nd वीक दैट इज एंटीबॉडी टेस्ट। हम एंटीबॉडी देखते हैं। एंटीबॉडी मीन विडाल टेस्ट अगर आ जाए, ये भी ठीक है, विडाल टेस्ट। ठीक है, एक दफ़ा एग्जाम में ये भी आया है, लास्ट पेपर के अंदर मैंने देखा है कि 1st वीक के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी डन। आप लोगों की प्रायोरिटी सबसे पहले क्या होगी, ब्लड कल्चर। लेकिन उस एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर ब्लड कल्चर प्लस विडाल किया गया था। तो अगर दोनों की कम्बिनेशन आ जाए, तो 1st वीक में हम ब्लड कल्चर विडाल दोनों करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंस इन दोनों में किसकी ज़्यादा है, ब्लड कल्चर की, क्योंकि 1st वीक के अंदर विडाल टेस्ट कम आउट टू नेगेटिव, ये नेगेटिव आती हैं। 3rd वीक के अंदर लेके 3rd वीक डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। 3rd वीक के अंदर अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछी जाए इन केस ऑफ टाइफाइड फीवर, दैट इज कॉल्ड स्टूल टेस्ट या स्टूल कल्चर। हम स्टूल कल्चर करते हैं। ठीक है जी। तो 3rd वीक के अंदर द बेस्ट टेस्ट टू डन फॉर दी टाइफाइड फीवर इज स्टूल कल्चर। 4th वीक आ जाए एग्जाम के अंदर फॉर द डायग्नोसिस, इसके अंदर जो टेस्ट किया जाता है दैट इज यूरिन कल्चर, वो हमारे पास यूरिन कल्चर होगी। तो देखिए इनमें से एक MCQs पक्का आता है, अकॉर्डिंग टू द वीक ऑफ टाइफाइड द डायग्नोस्टिक टेस्ट आर डिफरेंट।
So for the first week of typhoid fever, we did blood culture. For the second week, you have to order antibody test, which is called Vidal test. थर्ड वीक के अंदर स्टूल कल्चर किया जाता है और फोर्थ वीक के अंदर यूरिन कल्चर किया जाता है। मैंने एग्जाम्स के लिए खुद इस तरह याद किया है और ज़्यादा प्रोफेसर भी यही बताते, पीपल शुड रिमेंबर द निमोनिक बासु, BASU, B फॉर ब्लड कल्चर, A फॉर एंटीबॉडी टेस्ट विच इज कॉल्ड विडाल टेस्ट, S फॉर स्टूल कल्चर एंड U फॉर यूरिन कल्चर। ये चार वर्ड है बासु के अंदर, and that will remember easily for you guys to remember the diagnostic test in typhoid fever depending upon the weeks। क्लियर है? टाइफाइड फीवर के लिए कुछ अलग MCQs भी आते हैं। तो देखिए टाइफाइड फीवर के जो रिक्वायर्ड MCQs पॉइंट है वो आप लोग अपने पास नोट करें। एक तो इससे क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन वी कैन ऑर्डर फॉर टाइफाइड फीवर डिपेंडिंग अपॉन दी वीक्स। लेकिन टाइफाइड फीवर में ये भी याद रखना है कि इट इज आल्सो नोन एज विच फीवर, एंटेरिक फीवर। ये एंटेरिक फीवर कहलाता है। इसका मतलब ये है दिस फीवर कैन डायरेक्टली डैमेज द इंटेस्टाइन। एंटेरिक इज द वर्ड यूज फॉर इंटेस्टाइन। इसमें इंटेस्टाइन डैमेज हो जाता है, इसलिए इस फीवर को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। इस फीवर में शायद माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन आ जाए, तो इसके काजेटिव एजेंट भी आप लोगों को आनी चाहिए। टाइफाइड फीवर इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल इलनेस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। एंड द बैक्टीरिया विच इज काजिंग टाइफाइड फीवर इज कॉल्ड साल्मोनेला टाइपी। इसको हम साल्मोनेला टाइपी कहते हैं। तो दिस इज इट्स माइक्रोबायोलॉजी, साल्मोनेला टाइफी। दिस इज अ बैक्टीरिया विच कैन काज टाइफाइड फीवर। साल्मोनेला टाइपी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी याद रखनी है। साल्मोनेला टाइपी इज अ फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। इसके साथ क्या होता है? फ्लैजिला होता है। उस फ्लैजिला के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह को क्या करता है? मूव करता है। साल्मोनेला टाइपी इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव है। इसकी क्लासिफिकेशन अगर पूछी जाए कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव, तो इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इट इज रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप। ठीक है। So these are the three characteristics you people at least should know for Salmonella typhi. It is a rod-shaped gram-negative flagellated bacteria. इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? टाइफाइड फीवर की, टाइफाइड फीवर की ट्रांसमिशन होती है कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर की वजह से। तो मतलब अगर हम हाइजीन की प्रॉपर ख्याल ना रखें, पुअर हाइजीन के होते हुए अगर कंटामिनेटेड फूड हम ले लें या कंटामिनेटेड वाटर इनटेक हम करें, उससे टाइफाइड फीवर की चांसेस ज़्यादा होती है। फी को ओरल रूट से, ड्रिंकिंग की वजह से, फूड लेने की वजह से जो कंटामिनेट हो, इसकी वजह से जनाब टाइफाइड फीवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। टाइफाइड फीवर की जो क्लिनिकल फीचर्स है ये भी याद रखने हैं। द क्लिनिकल फीचर ऑफ टाइफाइड फीवर, ये 4 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। देयर आर डिफरेंट 4 स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर ये तो 4 लैब इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन है। अभी हम क्लिनिकल फीचर के अंदर टाइफाइड फीवर की क्या पढ़ेंगे? स्टेजेस पढ़ेंगे कि देयर आर टोटल 4 स्टेजेस इन टाइफाइड फीवर। नंबर 1 सिम्टम्स इन द फर्स्ट वीक, या इसको हम स्टेज 1 कहते हैं, स्टेज 1 या फर्स्ट वीक कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद स्टेज 2 मीन सेकंड वीक के सिम्टम्स कहलाते हैं। स्टेज 3 के अंदर थर्ड वीक के सिम्टम्स आएंगे, थर्ड वीक, और इसमें स्टेज 4 होगा विच इज कॉल्ड ऑफ फोर्थ वीक। ठीक है। तो वी आर डिवाइडेड द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड रिगार्डिंग देयर वीक्स, फर्स्ट वीक से लेके फोर्थ वीक तक, विच आर 4 स्टेजेस टोटल इन टाइफाइड फीवर। ठीक है जी। टाइफाइड फीवर के फर्स्ट वीक में जो सिम्टम आते हैं, नंबर 1 देयर इज इंसीडियस फीवर विच इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। मतलब ये है टाइफाइड फीवर के अंदर एक पॉइंट याद रखना है कि इसकी जो फीवर ऑनसेट है वो इंसीडियस है, स्लो है, लेकिन विद द टाइम उस फीवर की स्पाइक क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे तो सबसे पहले लेके कि जनाब फीवर होगा इन स्लोली राइजिंग फीवर, इसको कहते हैं स्लोली राइजिंग फीवर, कि द पेशेंट फीवर विल बी स्लोली राइजिंग, इंक्रीज होता जा रहा है विद द टाइम। सो देयर इज फीवर। नंबर 2 देयर इज फेजेट साइन। ये भी MCQs आता है कि व्हाट इज मेंट बाय फेजेट साइन इन दी टाइफाइड। और सिंपली ये CPSP का बहुत फेवरेट MCQs है कि वो 1 लाइन में पूछते हैं कि फेजेट साइन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फीवर? आंसर इज टाइफाइड फीवर।
पेजेट साइन के आगे हम बात करते हैं कि पेजेट साइन का मतलब क्या है। इसको हम कहते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। इसके अंदर क्या होता है? रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। टाइफाइड फीवर के अंदर हार्ट रेट क्या होता है? कम होता है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। टाइफाइड फीवर की खसूसियत ये है कि देखिए जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये वैसे नॉर्मल बात है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब फीवर होता है तो होना चाहिए कि उसमें हार्ट रेट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। लेकिन कभी कभार कुछ फीवर्स के अंदर एक्सेप्शंस होती है, उसमें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हार्ट रेट की रेट है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको हम रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। इसका मतलब ये है, इसको हम इस साइन को हम स्पाइगमोथर्मिक डिसोसिएशन भी कहते हैं। स्पाइगमोथर्मिक डिसोसिएशन, इसका मतलब ये है डिसोसिएशन, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर, व्हेन देयर इज फीवर, देयर शुड बी इंक्रीज हार्ट रेट। मतलब ये है कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, टैकिकार्डिया, बट इन समवेयर दैट इंक्रीजिंग द फीवर, टेम्परेचर और जो रेट है हार्ट रेट उसके दरमियान डिसोसिएशन हो जाता है। हार्ट रेट विल नॉट इंक्रीज अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो वो कंडीशन जिसमें फीवर के साथ साथ नॉर्मली हार्ट रेट बढ़ने की वजह हार्ट रेट क्या हो जाए? कम हो जाए, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो जाए, ऐसे साइन को हम फैगेट साइन कहते हैं। अब फैगेट साइन किन किन कंडीशन के अंदर आ सकता है? तो इसके सामने लेके डीडीज ऑफ फैगेट साइन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फैगेट साइन, के इसके अलावा अगर एग्जाम में आ जाए या कोई कंडीशंस आ जाए कि फैगेट साइन मीन वो कंडीशन जिसमें इंक्रीज टेम्परेचर के साथ साथ हार्ट रेट हमें कम मिलता हो, तो वो कहाँ पे होगा? तो नंबर 1 इज टाइफाइड फीवर, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। टाइफाइड फीवर के अंदर फैगेट साइन होता है, टाइफाइड फीवर। नंबर 2, फैगेट साइन इज क्लासिकली सीन इन ब्रोसिलोसिस। ये किसके अंदर होता है? ब्रोसिलोसिस। व्हाट इज ब्रोसिलोसिस? ब्रोसिलोसिस इज अ जूनोटिक डिजीज। ये जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल से मतलब पर्सन्स को लगती है, ह्यूमन बींग्स को लगती है। दोज डिजीजेज विच इज ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बींग्स, दे आर कॉल्ड ऑन जूनोटिक डिजीजेस। ठीक है, तो जूनोटिक डिजीज के अंदर एक है ब्रोसिलोसिस, और इसकी जो काजेटिव एजेंट है उसका नाम है ब्रोसिला एबोर्टस। ठीक है, इसका जो काजेटिव एजेंट है बैक्टीरिया है, एनिमल के अंदर जो ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती है उसको हम कहते हैं ब्रोसिला एबोर्टस। इट इज अ बैक्टीरिया, और ये जो एनिमल है इन्फेक्टेड एनिमल, वो मतलब उससे ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफर हो जाती है। मतलब जो इन्फेक्टेड एनिमल के अनपास्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट जो लोग लेते हैं उसके अंदर ब्रोसिला एबोर्टस होता है, और वो अगर इन्फेक्टेड एनिमल की डेयरी प्रोडक्ट से ह्यूमन बीइंग में आ जाए, इट कैन कॉज ब्रोसिलोसिस। और ब्रोसिलोसिस के अंदर भी देयर इज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, उसके अंदर भी देयर विल बी व्हाट? फैगेट साइन। फैगेट साइन एक वायरल इन्फेक्शन में भी होता है, एंड दैट इज कॉल्ड येलो फीवर। आप लोगों ने इसका भी नाम सुना होगा, येलो फीवर। तो येलो फीवर लोग तो इस तरह याद कर देते हैं ना कि येलो टायर, जर्दा टायर, येलो टायर, येलो मीन येलो फीवर, टायर मीन टाइफाइड फीवर। कि येलो फीवर और टाइफाइड के अंदर ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं फैगेट साइन के, तो येलो टायर के नाम से याद रखें। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशंस हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मजीद एक और भी याद रखना है, दैट इज ब्रेन एब्सेस। किसके अंदर होता है? ब्रेन एब्सेस। व्हेन देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ पस इनसाइड द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ब्रेन एब्सेस। तो ब्रेन एब्सेस में हाई ग्रेड फीवर होता है लेकिन रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। तो नॉर्मली व्हेनेवर देयर इज फीवर, व्हेनेवर देयर इज रेज टेम्परेचर, so there is also increase in the heart rate, but in some cases whenever there is increased heart rate, there is relative decrease heart, there is increased temperature, तो heart rate क्या हो जाती है? कम। ऐसे कंडीशन को रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया या फैगेट साइन कहते हैं। फैगेट साइन टाइफाइड फीवर में भी होता है और इसके साथ साथ इन तीनों कंडीशन में भी होता है। इसकी रीजन आ गया कि वो हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखे मलेज। मलेज का मतलब ये है फीलिंग नॉट वेल। इसमें पेशेंट कहेगा कि द पेशेंट इज फीलिंग नॉट वेल, इसको थकावट होती है, फटीग होती है, उसको जनाब नोजिया टाइप वोमिटिंग भी हो सकती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ टाइफाइड फीवर। अब टाइफाइड फीवर के बारे में जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है, जब इस बंदे की, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो फीवर है,
और फीवर इज स्लोली राइजिंग फीवर, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और इसके अंदर कौन सा साइन होता है, फैगट साइन, कि विद रेस फीवर विद रेस टेम्परेचर देयर इज डिक्रीज हार्ट रेट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। सेकंड वीक के अंदर जो सबसे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है टाइफाइड के अंदर, देयर विल बी रोज स्पॉट, इसके अंदर क्या बन जाता है, रोज स्पॉट। रोज स्पॉट अपीयरेंस इज सीन इन टाइफाइड फीवर विच वीक, सेकंड वीक। व्हाट इज रोज स्पॉट, a reddish rashes, a reddish rashes which is seen in the lower part of ट्रंक से मुराद चेस्ट है, ये चेस्ट के ऊपर रेडिश रेशेज होती है और रोज स्पॉट्स कहलाते हैं। और रोज स्पॉट्स इज आल्सो अ डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइफाइड फीवर स्पेशली इन सेकंड वीक। और सेकंड वीक के अंदर एब्डोमिनल सिम्टम भी आना शुरू हो जाते हैं, और इसके अंदर एब्डोमिनल सिम्टम इज कॉन्स्टिपेशन। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि टाइफाइड फीवर के अंदर डायरिया होता है कि नहीं, इट मे लीड्स टू डायरिया बट द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम रिगार्डिंग जीएटी दैट इज कॉन्स्टिपेशन। एंड टाइफाइड फीवर के अंदर देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ लीवर एज वेल एज स्प्लीन, सो देयर इज हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, तो हेपेटोस्प्लीनोमेगेली की वजह से अगर हम एलएफटीज करते हैं वो भी डीरेंज हो जाते, एएलटी और एएसटी ये क्या हो जाते, ये बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी तक जितने भी एमसीक्यूज मैंने देखे हैं फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्स, तो यही आता है कि सेकंड वीक के अंदर द कैरेक्टरिस्टिक रेडिश रैशेस व्हिच इज फॉर्म इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक इन टाइफाइड फीवर इज कॉल्ड रोज स्पॉट्स। तो रोज स्पॉट्स आप लोगों ने हिट करना है एग्जाम में। इस स्पॉट्स के अंदर दो चीजें आप लोगों ने एग्जाम में और याद रखनी है, मे बी दिस इज आल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अदर कंडीशन व्हिच इज कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम पैटर्न। तो देखिए हमने तो अभी तक टाइफाइड फीवर की जिक्र करा है ना, तो सम इम्पोर्टेंट स्पॉट्स दो तीन याद रखने हैं। अगर पेपर में आ जाए कि रोज स्पॉट किसके अंदर पाया जाता है, आंसर विल बी टाइफाइड फीवर। और ये टाइफाइड फीवर के किस वीक में पाया जाता है, सेकंड वीक ऑफ टाइफाइड फीवर। लेकिन कभी कभार एग्जाम में आता है कि बाइटोट स्पॉट, ये बाइटोट स्पॉट कहाँ पे होते हैं, बाइटोट स्पॉट इज सीन इन दी कंजक्टिवा लेयर स्पेशली इन द आईज एंड दैट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी में आती है। WHO ने जो ग्रेडिंग की है विटामिन ए की, उसमें जो नाइट ब्लाइंडनेस है उससे पहले कुछ स्टेजेस होती है, तो वन ऑफ द स्टेज इज बाइटोट स्पॉट, सो दैट इज इन विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है जी, विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, its deficiency can lead to some ophthalmological problem, later it will lead to night blindness, but there is some spots, triangular spots which is formed on conjunctiva and that is known as a Bitot spots। ठीक है, एक आता है जनाब रोज स्पॉट्स। रोज स्पॉट बी आईज के अंदर मिलती है, बट इट इज क्लासिकली सीन इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर जो है ना पाया जाता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वी विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां तक रोज स्पॉट की बात है, तो हमने उसके साथ क्विकली दो और मजीद स्पॉट्स भी डिस्कस करने पड़ते हैं। तो देखिए, रोज स्पॉट्स अफेक्ट द ट्रंक एरिया विच इज सीन इन द सेकंड वीक ऑफ टाइफाइड फीवर। इसके बाद अगर बाइटोट स्पॉट आता है, इट इज सीन इन विटामिन ए डेफिशिएंसी स्पेशली ऑन द कंजक्टिवा लेयर। और अगर रोज स्पॉट आता है, इट इज सीन इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस विच इज आल्सो इन द आईज, ये भी आईज के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जनाब हमने तीन स्पॉट्स की जिक्र की है। अब आते हैं जनाब थर्ड वीक। अगर कोई बंदा टाइफाइड फीवर के थर्ड वीक में आ गया, तो इसका मतलब इसको कहते हैं स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इसका मतलब ये है, इस स्टेज के अंदर द साइन एंड सिम्टम और इसकी जो सिविरिटी है वो क्या हो जाती है, इन्हांस हो जाती है, बूस्ट हो जाती है, मजीद बढ़ जाती है। और इसके अंदर इंटेस्टाइनल हीमोरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज टाइफाइड फीवर कैन अफेक्ट द इंटेस्टाइन। और टाइफाइड फीवर की जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ी है वो कौन सी थी, साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी फॉर फ्यू डेज रिजाइड इन विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, पियर स्पेचिस। वो पियर स्पेचिस के अंदर होती है।
तो प्योर स्पेचेस के अंदर अगर वो मल्टीप्लाई करती रहे, फ्रॉम हेयर इट कैन लीड टू इंटेस्टाइनल हीमोरेज, और इंटेस्टाइनल हीमोरेज के बाद देयर इज अ चांस ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल हीमोरेज और इंटेस्टाइनल परफोरेशन की चांसेस भी बढ़ती हैं। और अगर फॉर एग्जांपल 4 वीक, इसको हम रिकवरी स्टेज भी कहते हैं, रिकवरी स्टेज को हम कन्वलेसेंट फेज भी कहते हैं। कन्वलेसेंट मीन कि वो स्टेज जिसके अंदर किसी पार्टिकुलर डिजीज की जो साइंस एंड सिम्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, एंड द पेशेंट नाउ इज गोइंग टूवर्ड रिकवरी स्टेज। और ये भी याद रखना है कि पेशेंट टाइफाइड फीवर से जब फुली रिकवर होता है इट विल टेक ऑलमोस्ट अप टू 2 मंथ्स, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना जो टाइफाइड फीवर से गुजरते हैं उसके जिस्म में कोई मतलब 2, 3, 4 वीक तक जो है ना वो कहते हैं कि मुझे थकावट और वीकनेस होती है। तो कन्वलेसेंट स्टेज के अंदर फुली ब्लोन एनर्जी रिगेन करने के लिए टोटल कितने मंथ्स लग जाते हैं, 2 मंथ्स लग जाते हैं। सो दीज आर सम एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर द स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के 2-3 और एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, वो भी आप लोगों ने यहां से याद रखने हैं। देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज, पैटर्न ऑफ फीवर इन टाइफाइड इज, इन टाइफाइड इज, आंसर इज कौन सी पैटर्न की फीवर टाइफाइड के अंदर मिल जाती है, आंसर इज स्टेप लैडर फीवर, स्टेप लैडर फीवर। इसको ये नाम क्यों दिया है, स्टेप लैडर से मुराद जो है क्या है, स्टेप लैडर, कि भाई उस जैसा स्टेप बाय स्टेप इस फीवर की इंटेंसिटी वक्त के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती जा रही है। इसकी जो इंटेंसिटी है वो लो इंटेंसिटी से स्टार्ट हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंटेंसिटी विद द टाइम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसा फीवर जो विद द डेज विद द टाइम उसकी इंटेंसिटी में इंक्रीज आती रहे, ऐसे फीवर को हम स्टेप लैडर फीवर कहते हैं। अब टाइफाइड फीवर के स्टेजेस भी आप लोगों ने जान लिए, इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी आप लोगों ने जान ली और इसकी फीवर पैटर्न भी मैंने आप लोगों को बताई। इसके बाद बारी होती है इन्वेस्टिगेशन की। उससे तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है कि फर्स्ट वीक के अंदर हम ब्लड कल्चर करते हैं, सेकंड वीक में हम एंटीबॉडी विडाल टेस्ट करते हैं और थर्ड वीक में स्टूल और लास्ट वीक में यूरिन कल्चर करते हैं। ड्रग ऑफ द चॉइस अगर आ जाए टाइफाइड फीवर के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफाइड फीवर हम सेप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं विच इज फ्लोरोक्विनोलोन। सो DOC ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफाइड फीवर इज फ्लोरोक्विनोलोन, फ्लोरोक्विनोलोन। तो फ्लोरोक्विनोलोन इज अ एंटीबायोटिक ग्रुप, ठीक है जी। इसके अंदर फिर जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसके अंदर जो ड्रग हम देते हैं विच इज नाउअडेज स्टिल बेस्ट वर्क इज सेप्रोफ्लॉक्सासिन। वैसे सेप्रोफ्लॉक्सासिन आजकल प्रैक्टिकली लोग नहीं लेते, लोग तो डायरेक्ट ऑक्सीडिल से स्टार्ट करते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन theoretically if an exam the question come कि the best medication used for typhoid fever you people has to go for what, answer is ciprofloxacin। और अगर कोई बंदा ciprofloxacin को रेजिस्टेंट है या कोई बंदा फॉर एग्जांपल ciprofloxacin जनाब उसके लिए सेंसिटिव है, तो फिर सेकंड ड्रग थर्ड जनरेशन cephalosporin which is cefotixime, इसमें हम cefotixime देते हैं, that is cephalosporin। थर्ड जनरेशन cephalosporin मेडिसिन हम देते हैं and that is cefotixime, that is when if someone cannot tolerate ciprofloxacin well। तो अगर कोई बंदा ciprofloxacin सही तरीके से टॉलरेट नहीं कर पाएगा तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट ड्रग देते हैं that will be cefotixime। क्लियर है? So this all about typhoid fever and its possible MCQs question, ठीक है जी। नेक्स्ट हम जाएंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, ठीक है। यहाँ से भी 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, दैट इज अबाउट विटामिन डिस्कशन। तो हेडिंग दे विटामिन। विटामिन के अंदर जो न्यूअर पॉइंट्स है फॉर FCPS पॉइंट ऑफ व्यू वो हम पढ़ लेंगे। टाइफाइड के जितनी भी चीजें बताई है इंशाल्लाह दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम एटलीस्ट 2 MCQs। तो इन चीजों को आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हेडिंग दे के व्हाट इज दी विटामिन, के विटामिन का काम क्या है और इसके जनाब डिफरेंट MCQs क्वेश्चन हमें कैसे मिलते हैं। विटामिन, ओके जी। विटामिन याद रखें, विटामिन आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। हमारे पास इसके 2 टाइप्स है। पहले तो क्लासिफिकेशन
आप लोगों को आनी चाहिए। क्लासिफिकेशन से भी कभी कभार वन लाइन एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है। नंबर 1 इज फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, और इसके बाद लेके वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है जी, ये दो है। अब वो विटामिन जो फैट सॉल्युबल है ये बॉडी के अंदर लॉन्गर टाइम तक स्टे करते हैं, जो वाटर सॉल्युबल है वो बॉडी के अंदर कम टाइम तक स्टे करते हैं, बिकॉज वाटर सॉल्युबल विटामिन एक्सक्रीट आउट ऑफ द किडनी इजीली। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो बॉडी से सही तरीके से जल्दी एक्सक्रीट नहीं होती। तो हाइपर विटामिनोसिस, व्हाट इज दिस? इंक्रीज लेवल ऑफ विटामिन, उसकी जो चांस है वो फैट सॉल्युबल की होगी कि वाटर सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल, क्योंकि दीज विटामिन कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी। अब फैट सॉल्युबल विटामिन में आप लोगों ने याद रखना है लिस्ट। फर्स्ट इज विटामिन ए, नेक्स्ट इज विटामिन डी, vitamin E and vitamin K. So these are the 4 vitamins which are present in the fat soluble vitamin. अब इसके अल्टरनेट नाम भी एग्जाम में आते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनोल कहते हैं, दैट इज ऑफ रेटिनोल। विटामिन डी इज आल्सो नोन एज कैल्सी ट्राइयोल, इसको हम कैल्सी ट्राइयोल कहते हैं। विटामिन ई इज कॉल्ड टोकोफिरोल, दैट इज कॉल्ड टोकोफिरोल। और विटामिन के को कोआगुलेशन विटामिन भी कहते हैं, या इसको हम पाइलोक्विनोन भी कहते हैं, पाइलोक्विनोन। तो पाइलोक्विनोन भी कहलाता है और इसको हम कोआगुलेशन फैक्टर या कोआगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। तो दीज 4 विटामिन आर कंसिडर्ड एज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। अब उन विटामिन की बात करते हैं जो वाटर सॉल्युबल है। दे इज अ ग्रुप नोन एज बी कॉम्प्लेक्सेस, उन सबको हम एज अ ग्रुप क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्सेस। तो बी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो विटामिन आते हैं, नंबर 1 इज विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन B2, इसके बाद द नेक्स्ट इज विटामिन B3, विटामिन B5, क्योंकि B3 के बाद B4 नहीं होता, तो B3 के बाद क्या आता है? B5। विटामिन B5 के बाद द नेक्स्ट इज विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9। अब B7 के बाद B8 नहीं होता, और विटामिन B9 के बाद विटामिन B10, B11 नहीं होती, एंड देयर इज विटामिन B12। So from B1 up to B12, whatever I write on the board, these is a group known as B complexes. लेकिन एक और विटामिन है जो B complexes नहीं है, लेकिन that is present in the water soluble family, that is vitamin C. इसके बाद क्या होता है? विटामिन C. So vitamin C is not a B complex vitamin, but it is present in the group water soluble vitamin. अब आते हैं MCQs की तरफ। जो विटामिन B1 है इसको हम नाम देते हैं थायमीन, that is called thiamine. Vitamin B2 is also known as riboflavin, इसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B3 is called niacin, इसको नियासिन कहते हैं। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, that is पेंटोथेनिक एसिड। सारे नाम इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि these alternate naming are also sometimes one line MCQs in the FCPS part 1. Vitamin B6 is called pyridoxine, that is pyridoxine. Vitamin B7 is known as biotin. Vitamin B9 is folic acid, और vitamin B12 is cobalamin, that is cobalamin. So these whole is a group from B1 to B12, they are called B complexes. लेकिन विटामिन सी इसका जो दूसरा नाम है, इट इज कॉल्ड एस्कॉर्बेट या एस्कॉर्बिक एसिड्स, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। क्लियर है? पहले तो आप लोग को ये सारे विटामिन के नाम आना चाहिए, लिस्ट पता होना चाहिए, फिर इसके बाद इसकी मुख्तलिफ MCQs आती हैं। ठीक है, अब आते हैं जनाब MCQs की तरफ। MCQs इम्पोर्टेंट पूल जो बताने लगा, इम्पोर्टेंट MCQs पूल, ये सारे अपने पास नोट करते जाए। ठीक है, ये वन लाइन MCQs है सारे, और सारे आप लोगों से इनडायरेक्ट तरीके से वो पूछते हैं। नंबर 1 MCQ देखे, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, MCQs है। ठीक है,
कि विटामिन ए की रिचेस्ट सोर्स क्या है? आंसर इज कैरेट्स। कैरेट्स के अंदर कैरोटीन होता है, ठीक है। एंड कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, दे कम इनटू द बॉडी, कन्वर्टेड इनटू रेटिनॉल, एंड दैट रेटिनॉल लेटर फॉर्म रेटिनोइक एसिड, और रेटिनोइक एसिड इज ऑलवेज ऑफ विटामिन ए। तो इसके अंदर बीटा कैरोटीन या कैरोटीन होती है, और जिस फूड या वेजिटेबल के अंदर कैरोटीन हो, दे आर इनडायरेक्टली विटामिन ए, ठीक है। नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये आता है कि विच विटामिन मेंटेन जर्मिनल एपिथेलियम। जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसको मेंटेन रखने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है? स्टिल द आंसर विल बी स्टिक टू विटामिन ए। विटामिन ए इज अ विटामिन विच मेंटेन जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम और म्यूकोजा की जो टेक्सचर है, म्यूकोजा लाइनिंग को मेंटेन कर देती है। नेक्स्ट इसके साथ लिखे कि विच विटामिन यूज्ड फॉर द prophylaxis of measles. Now what is measles? Measles is a viral infection characterized by maculopapular rash. We will discuss about measles. लेकिन if someone have measles risk, तो उस रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए the vitamin which is given as a prophylactic, that is vitamin A. Vitamin A is the best vitamin which is used for the measles prophylaxis, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो MCQs है कि विटामिन ए used in the treatment of which cancer? Anyone? ऐसा कैंसर बताए जिसके अंदर हम विटामिन ए इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट यूज करते हैं, दैट इज AML, acute myeloid leukemia. Any cancer having origin from the bone marrow, that is leukemia. ल्यूकीमिया के दो टाइप्स है, पहले हम ALL और AML, acute lymphoblastic leukemia and acute myeloid leukemia. ऐसा CML and CLL, chronic lymphocytic leukemia, chronic myeloid leukemia. तो ये हम आगे पढ़ेंगे हिमेटोलॉजी के अंदर। लेकिन द कैंसर वेयर वी कैन यूज विटामिन ए, दैट इज AML, दैट इज acute myeloid leukemia. लेकिन अगर यहाँ पे MCQs आ जाए कि AML के अंदर हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर, इट फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्यू स्टेजेस, जैसा कि M1, M2, M3, तो M4 अप टू M7. तो AML के अंदर इफ द पेशेंट इज पर्टिकुलरली डायग्नोज इन M3 स्टेज, तो M3 स्टेज ऑफ AML के अंदर द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज विटामिन ए। और ये भी याद रखिए विटामिन ए की वो फॉर्म जो इस AML के M3 स्टेज में हम देते हैं उसका नाम है R ट्रांस रेटिनोइक एसिड। R ट्रांस इसको हम एट्रा कहते हैं, एट्रा मीन R ट्रांस रेटिनोइक एसिड। सो रेटिनोइक इज द वर्ड यूज फॉर विटामिन ए। सो R ट्रांस रेटिनोइक एसिड, दैट इज द बेस्ट मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ AML M3 स्टेज, ठीक है जी। फिर इसके 2-3 और कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं, वो भी आते हैं। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि द अर्लीस्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, हाँ जी, विटामिन ए डेफिशिएंसी की अर्लीस्ट साइन अगर वो पूछे, सिम्टम नहीं, सिम्टम वो चीज़ें होती है जो पेशेंट अपनी हिस्ट्री में डॉक्टर को बताता है। Whatever the patient tell to the doctor, that is known as a symptom. लेकिन उस सिम्टम को सुनकर जो चीज़ें डॉक्टर पेशेंट पे मालूम करता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज साइन। हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव कंप्लेंट गिवन बाय द पेशेंट टू द डॉक्टर, दैट इज सिम्टम, बट द सब्जेक्टिव फाइंडिंग बाय द डॉक्टर ऑन द पेशेंट, दैट इज कॉल्ड साइंस। इसका मतलब ये है कि साइन तो डॉक्टर देखेगा। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, आईज आर अफेक्टेड, और जब हम आईज के अंदर पहली साइन को देखते हैं तो कंजक्टाइवा की जो म्यूकोजा है, क्योंकि जर्मिनल एपिथेलियम और म्यूकोजा को मेंटेन रखता है, तो कंजक्टाइवा की जो म्यूकोजा लाइनिंग है वो क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है।
तो ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवल म्यूकोजा इज कॉल्ड कंजक्टाइवल जीरोसिस। तो अर्लीस्ट साइन जब भी पेपर में आ जाए विटामिन ए की तो आप लोगों ने लिखनी है कंजक्टाइवल जीरोसिस, ठीक है। लेकिन अगर सिम्टम आ जाए, पेशेंट क्या बताएगा, पेशेंट कहेगा कि उसको रात के वक्त चीज़ें नज़र नहीं आती, तो अर्लीस्ट सिम्टम जो पेशेंट बताता है वो नाइट ब्लाइंडनेस है। लेकिन जो अर्लीस्ट साइन है जो डॉक्टर पेशेंट के ऊपर मालूम करता है वो हमारे पास कंजक्टाइवल जीरोसिस है। ये 2 पॉइंट्स है जो आज तक इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, इसलिए आप लोगों को जनाब ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। और अगर हाइपरविटामिनोसिस हो जाए, हाइपरविटामिनोसिस, अगर इस विटामिन ए की लेवल बहुत कई फोल्ड जो है वो बढ़ जाए, हाइपरविटामिनोसिस, इसका मतलब ये है हाइपरविटामिनोसिस काज डैश, हाँ जी, इंक्रीज या एक्सेस विटामिनोसिस। और हाइपरविटामिनोसिस के अंदर हम किस विटामिन की बात करते हैं, ए की बात करते हैं। सो इट कैन काज ड्राइनेस ऑफ द स्किन, इट कैन काज ड्राई स्किन। ड्राई स्किन पहला आएगा एग्जाम में, अगर ड्राई स्किन मेंशन नहीं है यू पीपल शुड गो फॉर एलोपेशिया। एलोपेशिया मीन दैट इज द एक्सेसिव हेयरिंग लॉस। ये जो रेफरेंस मैंने बताया है ये दोनों चीजें कि ड्राई स्किन फिर एलोपेशिया, दैट इज सीन, दैट इज यू पीपल शुड सीन इन दी फर्स्ट एड, इसकी फर्स्ट एड रेफरेंस है। इधर देखें वो कौन सा विटामिन है जिसकी एक्सेस लेवल में एलोपेशिया होता है, हेयरिंग लॉस, आंसर इज विटामिन ए। लेकिन वो कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से हेयरिंग लॉस होती है, आंसर इज विटामिन B7 जिसको बायोटीन कहते हैं। तो बायोटीन डेफिशिएंसी कैन काज एलोपेशिया बट रेटिनोल विटामिन ए एक्सेस कैन काज ऑफ व्हाट, आंसर इज एलोपेशिया। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नीचे लेके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है कि ओरल फॉर्म ऑफ विटामिन ए, ओरल फॉर्म ऑफ विटामिन ए इस कॉन्ट्रा हाँ जी इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। वाई? बिकॉज विटामिन ए कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड इट हैज अ टेराटोजेनिक इफेक्ट। टेराटोजेनिक इफेक्ट मीन इट कैन कॉज फीटोटॉक्सिसिटी, ये मतलब ये कि बच्चे को टॉक्सिसिटी करा सकता है। वैसे विटामिन ए किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम विटामिन ए दे सकते हैं। नंबर 1 इज एक्नी। एक्नी के अंदर जो सिस्टिक एक्नी या एक्नी के जितने भी यंग फीमेल है, अगर पेपर में आ जाए कि एक फीमेल है शी वाज रिसीविंग सम ट्रीटमेंट फॉर एक्नी, सीवियर एक्नी के अंदर हम ओरल आइसोट्रेटिनोइन देते हैं। और अगर वो एक्नी की ट्रीटमेंट ले रही थी, साथ में वो प्रेग्नेंट थी, उसने जनाब डिलीवर किया है बच्चे को और उसमें कोई डिफेक्ट थी, so she was given in pregnancy या receiving in pregnancy, which drug answer will be vitamin A. So if the female is pregnant but she need या she seek attention for taking vitamin A, you have to prescribe topically rather than oral because oral form of vitamin A is teratogenic. Therefore, it is not indicated in pregnancy. Clear है? So whatever we discuss, this is all about what vitamin A and its MCQs question. अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, विटामिन डी के जो एमसीक्यूज आते हैं वो भी आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए कि विटामिन डी की जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो क्या है। सो विटामिन डी में याद रखना है कि इसमें जो एमसीक्यूज आता है कि द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज अल्ट्रावायलेट बी रेज, इट इज कमिंग फ्रॉम दी सनलाइट, ये सनलाइट से आती है, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी दैट इज अ सनलाइट, वो तो सनलाइट है। लेकिन एक और क्वेश्चन ये याद रखना है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी सनलाइट, ये तो नेचुरल है ना, ये तो नेचुरल सनलाइट है। लेकिन अगर एक और क्वेश्चन आ जाए कि रिचेस्ट सोर्स फूड के अंदर क्या है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, देखिए वो मैंने जो ऊपर सेंटेंस लिखी है इसके में डिफरेंस है, वो नेचुरल सोर्स की बात हो रही है। यहाँ पे रिचेस्ट सोर्स हम फूड के अंदर बात करते हैं, तो आंसर इज कॉड लीवर ऑयल, ठीक है। कॉड लीवर ऑयल दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी स्पेशली इन द फूड। लेकिन जो ऊपर वाला है वो रिचेस्ट नेचुरल सोर्स है विटामिन डी की। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये याद रखना है, देखिए जब विटामिन डी हमारे पास
सनलाइट एक्सपोज स्किन पे पड़ती है तो स्किन की एपिडर्मिस में देयर इज 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर क्या होता है? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सनलाइट, इससे आप लोगों के 2-3 MCQs क्लियर हो जाएंगे। सनलाइट, और ये जनाब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें कि दिस इज द एक्सपोज पार्ट ऑफ द स्किन, दैट इज द एक्सपोज्ड स्किन। क्योंकि विटामिन डी रिसीव करने के लिए वी शुड एक्सपोज आवर स्किन, हमारी स्किन एक्सपोज होनी चाहिए, वरना सनलाइट का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे जब रेस पड़ते हैं, रेस स्किन के ऊपर, तो स्किन के अंदर पहले से हमारे पास क्या होता है? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर पहले से होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अब 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल वेन एवर एक्टिवेटेड इट इज गोइंग फ्रॉम द स्किन इनटू द लीवर, ये लीवर में चला जाता है, ठीक है। लीवर या ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल वेन एवर एक्टिवेटेड अपॉन सनलाइट रेज इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्स कोलीकैल्सिफेरॉल। इससे क्या बन जाती है? कोलीकैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल इज कमिंग फ्रॉम 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल अपॉन एक्टिवेशन ड्यू टू सनलाइट एक्सपोजर। ये कोलीकैल्सिफेरॉल फिर ब्लड के जरिए हमारे पास किधर आ जाती है? लीवर में, और लीवर में इस कोलीकैल्सिफेरॉल के 25 नंबर कार्बन पे OH अटैच हो जाता है। तो इससे जनाब क्या बन जाता है? 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, CCF स्टैंड फॉर कोलीकैल्सिफेरॉल। अब ये जो 25 हाइड्रोक्सी है, इसका मतलब ये है कि जो कोलीकैल्सिफेरॉल है इसकी 25 नंबर कार्बन पे लीवर के अंदर हमने कौन सा ग्रुप अटैच किया? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और यहाँ पे जो एंजाइम है लीवर के अंदर उसका नाम होगा 25 हाइड्रोक्सिलेस, 25 हाइड्रोक्सिलेस। तो 25 हाइड्रोक्सिलेस, दिस इज द एंजाइम which will add hydroxyl group at 25th number carbon of कोलीकैल्सिफेरॉल। अब अगर हमें विटामिन डी की जरूरत नहीं है, बॉडी के अंदर इनफ विटामिन डी पहले से है, तो यही जो फॉर्म है लीवर के अंदर, ये वक्त आने के लिए ये क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ये MCQs याद रखें। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन डी दैट इज 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। अब अगर हमें विटामिन डी की जरूरत पड़ गई, या हमें फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी से काम लेना है, ये 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल ब्लड के जरिए किडनी में जाएगी। किधर जाएगी? किडनी में जाएगी। और किडनी के अंदर वी हैव अ फंक्शनल सेल्स, दे आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। उसमें नेफ्रॉन्स है, तो नेफ्रॉन के फिर डिफरेंट पार्ट्स है, उनमें से एक पार्ट का नाम है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। सो दिस 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल विल गोइंग टुवर्ड द किडनी एट विच पार्ट? PCT। और जब ये PCT तक पहुंचेगा, PCT तक, तो यहाँ पे ये PCT के अंदर एक एंजाइम पड़ा होता है जिसका नाम है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेस, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेस। दिस एंजाइम प्रेजेंट इन दी PCT। ये 25 हाइड्रोक्सी CCF के साथ एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करेगा एट कार्बन नंबर 1। तो इससे जो स्ट्रक्चर नया बनेगा 125 डाई हाइड्रोक्सी। अब 2 हाइड्रोक्सिल हो गए कोलीकैल्सिफेरॉल। तो इसका मतलब ये है कि पहली हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोलीकैल्सिफेरॉल को मिली थी कहाँ पे? लीवर के अंदर। किस कार्बन पे? 25। लेकिन ये फिर जब किडनी में आया, किडनी के अंदर PCT पार्ट, दिस इज द MCQs क्वेश्चन, PCT पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेस था, और अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेस ने 25 OH CCF के साथ एक मजीद हाइड्रोक्सिल ऐड किया। किस नंबर कार्बन पे? 1 नंबर। तो इसका पूरा नाम बन गया 125 डाई हाइड्रोक्सी CCF। और जब ये इसका जनाब पूरा फॉर्म बन गया, इसको हमने एक और नाम भी दे दिया, विच इज कॉल्ड कैल्सी ट्राइयोल। इसको हम कैल्सी ट्राइयोल भी कहते हैं। सो दिस इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। 125 बाइक बन गया तो वो तो तेज ही जाता है। इसका मतलब दिस कैल्सी ट्राइयोल नाउ इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब यहाँ पे हम विटामिन डी की MCQs की तरफ आते हैं कि विच फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब देखिए पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि ड्रा द लिस्ट हाउ विटामिन डी गेट एक्टिवेटेड,
लेकिन इनमें से वो आप लोगों से एक्स्ट्रा एमसीक्यूज पूछेंगे, और जब तक ये चीज नहीं समझेगा कोई, उसको एमसीक्यूज समझ ही नहीं आते। सो विच फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज बेस्ट measured इन द इन्वेस्टिगेशन या इन द लैब, ये क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी में विटामिन डी की लेवल देखना चाहते हैं तो आपको कौन सा लेवल है जो बेस्ट मेजर्ड कर सकते हैं? हाँ जी, 25 हाइड्रोक्सी CCF या 125? ये 125 ऑल द टाइम बनता है या ज़रूरत पे बनता है? ये तो ज़रूरत आने पे बनता है, लेकिन जो फॉर्म हमारे पास ऑल द टाइम होता है वो 25 हाइड्रोक्सी CCF है। तो अगर किसी में आप विटामिन डी डेफिशिएंसी सस्पेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट मेजर्ड लैब इन्वेस्टिगेशन है, दैट विल बी द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी which is also the storage form of vitamin D, and that we will measure in the lab। जितना 25 OH CCF ज्यादा होगा, इसका इनडायरेक्टली मतलब उतना उससे लेटर क्या बनेगा, ज्यादा 125 हाइड्रोक्सी CCF बनेगा। अगर शर्त यह हो कि इफ द किडनी इज वर्किंग, क्योंकि रीनल फेलियर पेशेंट में एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी नहीं होती, क्योंकि द लास्ट स्टेप फॉर एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी दैट इज अकोरिंग इन द PCT पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और इसके लिए किडनी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी? अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। ये भी एमसीक्यूज है। और अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर होता है? PCT के अंदर होता है। अनदर एमसीक्यूज क्वेश्चन, विच हार्मोन एक्टिवेट अल्फा 1 hydroxylase for the production of vitamin D? Anyone can tell me? वो कौन सा हार्मोन है जो इस अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज को बार बार एक्टिवेट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनाए? आंसर इज PTH, स्टैंड फॉर पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन कम फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड, और ये तब रिलीज होता है व्हेन देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम। ये लो कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है। कल मैंने आप लोगों को कैल्सिटोनिन के साथ इसकी जिक्र की थी कि PTH इज रेज फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड व्हेन देयर इज ऑलरेडी डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम। तो अगर PTH कैल्शियम को बढ़ाए लेकिन फिर भी इतना ना बढ़ जाए जो नॉर्मल है, तो अपने साथ किसको एक्टिवेट करेगा? विटामिन डी। और विटामिन डी जाकर जनाब हमारे पास क्या करेगा? कैल्शियम की लेवल को बढ़ाने में हेल्प करेगी। So one hormone plus one vitamin, they are required to raise low calcium of blood. One is PTH, another is vitamin D. और PTH जाकर अल्फा 1 को एक्टिवेट करके एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। और अगर कोई ये MCQs आ जाए, which of the following function regarding vitamin D is correct? Answer will be increase absorption of calcium from intestine। ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ाता है विटामिन डी, और जितना इंटेस्टाइन से विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी उतना जनाब हमारे पास क्या होगा? कैल्शियम की लो लेवल बढ़ती जाएगी। सो ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, दिस ऑल अबाउट विटामिन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर एक पेशेंट है, एक और क्वेश्चन इसके साथ लेके जो कॉमनली एग्जाम में टेस्ट होता है वो भी इसके साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको करेक्ट करें। ठीक है जी, ओके जी। यहाँ पे पेशेंट या CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट हैविंग hypocalcemia and hyperphosphatemia which of the following fat soluble hormone will be measured in serum? हाँ जी, इसका मतलब क्या है? पेशेंट इज इन CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर,
उसकी कैल्शियम लेवल बहुत कम है। वाई? द रीजन इज के कैल्शियम बढ़ाने के लिए विटामिन डी चाहिए। अब अगर सीआरएफ का पेशेंट है, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगी तो कैल्शियम क्या रहेंगे? कम रहेंगे। तो इस पेशेंट के अंदर हमने ये देखना है कि विटामिन डी की स्टोर कितनी है। तो हमने क्या चीज़ ऑर्डर करना है? लैब के अंदर जब भी फैट सॉल्युबल विटामिन में रिगार्डिंग सीआरएफ चीज़ पूछी जाए, सेम आंसर आप लोगों ने देने 25 हाइड्रोक्सी CCF। यहाँ पे मैंने बताया था कि द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ विटामिन डी विच इज measured in the lab for the good result, that is always of 25 hydroxy vitamin D. So this is all about vitamin D. Vitamin D अगर फॉर एग्जांपल कम हो जाए, अब देखिए इसकी डेफिशिएंसी भी एग्जाम में आती है, डेफिशिएंसी, और इससे भी क्वेश्चन जरूर आता है। अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी हो जाए, इसकी जनाब कमी हो जाए इन स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर, तो चिल्ड्रन के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम कहते हैं रैकेट्स, दैट इज कॉल्ड रैकेट्स। रैकेट्स कैन लीड्स टू बोविंग ऑफ लेग्स, मतलब ये कि उन बच्चों की जो टांगे हैं वो टेढ़ी हो जाती है, बोविंग ऑफ लेग्स, ठीक है। लेकिन अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी मैच्योर्ड बोन में हो जाए, स्पेशली इन एडल्ट्स के अंदर हो जाए, इट कैन लीड्स टू ओस्टियोमलेशिया कराता है। सो ओस्टियोमलेशिया is a bony problem when there is a deficiency of vitamin D in children, but deficiency of vitamin D in adults can cause osteomalacia। ये osteomalacia कराता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पेपर में आ जाए a child came to you in the OPD with the history of bowing of leg mean टेढ़ी टांगे। अब child, फिर से सुन ले, a child can presented to you in OPD with bowing of leg with decreased osteoid matrix। तो bowing of leg और osteoid matrix का कम होना, that is deficiency of vitamin D and that will be a clinical case of rickets। ये फिर rickets का केस होता है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने जरूर याद रखने हैं, ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक और चीज करनी है कि एक और पॉइंट लिखे कि a patient develop prolongation of PT and APTT with normal platelet count। अब देखें एक और MCQs बहुत इंपॉर्टेंट। या एक लाइन MCQs पहले लेके, which vitamin is synthesized by the normal flora of intestine। वो कौन सा विटामिन है जो नॉर्मल फ्लोरा भी उसको बना सकती है? आंसर इज विटामिन के। So vitamin K is the only vitamin that is synthesized by our normal flora। क्लियर है? क्योंकि बॉडी के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया है या नॉर्मल फ्लोरा है, ये हमारे पास विटामिन के की सिंथेसिस करती हैं। अब आते हैं जनाब, इस एक सेंटेंस पे हमने पूरा एग्जाम का जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो हल करना है। तो लेके क्लिनिकल केस लेके, क्लिनिकल केस। अब आप लोगों ने ये रटने नहीं है, इस पे अपने आप को मतलब ये कि कंसेप्ट कर क्लियर कराना है ताकि आगे आसान हो जाए। तो लेकिन a patient develop prolongation of PT stand for prothrombin time and APTT activated prothrombin thromboplastin time, ठीक है, and having normal platelet count, ठीक है, normal platelet count after administration of एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे वो क्लू दे रहे हैं कि ये चीजें पेशेंट को तब हुई है जब उसने बाहर से क्या ली है? एंटीबायोटिक्स ली है। व्हाट शुड बी गिवन टू द पेशेंट इन ट्रीटमेंट? व्हाट शुड बी
given to the patient in treatment, या what should be the treatment in this patient। तो जहन में क्या आ रहे हैं आप लोगों के ख्याल में, इसका मतलब क्या है? हाँ जनाब, कोरिलेट कर सकते हो कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, पेशेंट है जनाब, इसको पीटी एपीटीटी प्रोलॉन्ग है और साथ में उसकी प्लेटलेट नंबर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चीज़ें उसको तब हुई है जब उसने बाहर से क्या ली है, एंटीबायोटिक्स। अब क्वेश्चन ये है, इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज दैट कैन डैमेज द नॉर्मल फ्लोरा इन इंटेस्टाइन, ये वाले ये क्वेश्चन है, क्योंकि वो आप लोग वहां पे नॉर्मल फ्लोरा की जिक्र नहीं करेंगे। ये तो हमने इधर से सीख लिया ना कि एक एमसीक्यूज ये भी है वन लाइन कि नॉर्मल फ्लोरा से कौन सा विटामिन आता है, विटामिन ए, विटामिन के। और अगर कोई इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक लेते हैं फॉर लॉन्गर टाइम तो वो न कि सिर्फ पैथोजेनिक बढ़ के नॉर्मल फ्लोरा भी डिस्टर्ब करेंगे। कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी आएगी, के। अब यहाँ पे देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल हम क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें, क्लॉटिंग फैक्टर्स हम अलग भी पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर्स आर दोज ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर दी कोगुलेशन, जो स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग में काम करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम के अंदर, उसमें एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, इसके ऊपर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं। अनदर इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के ऊपर भी डिफरेंट फैक्टर्स काम करते हैं। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये हम अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इसके लिए मैंने लेक्चर्स रखे हुए हैं। लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होती है 12 से, इसके अंदर 11 फैक्टर, 9 फैक्टर, 8 फैक्टर, ये चीजें आती हैं। दिस इज इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर। इसमें 7 फैक्टर, इसमें 5 फैक्टर, ये चीजें आप लोग इतना याद रखें। द पाथवे विच स्टार्ट फ्रॉम फैक्टर 12, ये भी एमसीक्यूज है, दैट कैन इंट्रिंसिक पाथवे। वो पाथवे जो 7 से स्टार्ट हो जाए उसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे। अगर इनमें कोई इशू है किस पाथवे के अंदर, इंट्रिंसिक, और उस वजह से ब्लीडिंग रुक नहीं पाती क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर कोगुलेट द ब्लड। इफ देयर इज ब्लीडिंग टेंडेंसी बट द प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्टर विच पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है इसको एपीटीटी कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज है, द टेस्ट विच स्क्रीन इंट्रिंसिक पाथवे इज विच टेस्ट, आंसर इज एपीटीटी। बहुत बहुत कॉमन, ये लिख के आज के लेक्चर सारे याद करें, इसका एग्जाम में क्वेश्चन ना हुआ तो बताना। ये हर साल आता है कि वो पाथवे जिससे हम स्क्रीन करें एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे को, उस टेस्ट का नाम क्या है, एपीटीटी। लेकिन द टेस्ट विच स्क्रीन एक्सट्रिंसिक पाथवे, वो हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है, पीटी, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहते हैं, ऐसा है ना। अब क्वेश्चन ये है कि विटामिन के हेल्प इन कोगुलेशन, ये कोगुलेशन के अंदर काम करता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोग इसके नीचे लेके, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर कौन से है, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ये देखें, एक एमसीक्यूज की वजह से कई एमसीक्यूज क्लियर हो जाते हैं। विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर इज 2, 7, 9 एंड 10 प्रोटीन C एंड S, ये है। मतलब ये है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर तब काम करेंगे जब उसको कौन सी चीज मिल जाए, विटामिन के। सो दीज लिस्ट इटसेल्फ इज वन ऑफ, मैंने जो FCPS पार्ट 1 दिया था उसमें से ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। वो देंगे 2, 3, 9, 10, 2, 5, 7, 8, दैट इज ऑलवेज 2, 7, 9, 10, ठीक है, प्रोटीन CS। अब ये विटामिन के होगी तो ये क्लॉटिंग फैक्टर काम करेंगे, जब ये होंगे तो ब्लीडिंग रुकेगी। अब अगर किसी ने इम्प्रॉपर क्या लिए है, एंटीबायोटिक्स लिए है, तो इसने नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब किया है, और नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब करने की वजह से किस विटामिन की प्रोडक्शन कम है, हाँ जी, विटामिन के। अगर ये विटामिन के नहीं बनेगा, इधर देखें, तो ये फैक्टर काम करेंगे नहीं। तो इस फैक्टर में 9, 10 शामिल है कि नहीं, तो 9, 10 से मुराद 9, 9, 9, 9 इसमें शामिल है कि नहीं, 9। तो इसका मतलब कौन सा पाथवे खराब हो गया, इंट्रिंसिक। इसमें 7 शामिल है कि नहीं, तो 7 मीन एक्सट्रिंसिक भी खराब हुआ। तो विटामिन के डेफिशिएंसी कैन अफेक्ट इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक। तो इसका पीटी सिर्फ प्रोलॉन्ग होगा या एपीटीटी के दोनों, इसलिए प्रोलॉन्गेशन पीटी एपीटीटी दोनों में है। लेकिन विटामिन के हैज नथिंग टू डू विद प्लेटलेट लेवल, इसका प्लेटलेट लेवल के साथ कोई लेना नहीं है। इधर देखे
कोई भी बंदा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक के बाद अगर पीटी एपीटीटी प्रोलॉन्गेशन में आया है तो उसमें कौन सी डेफिशिएंसी है? विटामिन के। तो हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे? बाहर से विटामिन के। सो दिस इज वेरी इजी बट वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट एंड दे ऑल द टाइम टेस्टेड इन द एग्जाम्स। यही चीजें वो आप लोगों से एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हैं और बार बार एग्जाम में टेस्ट किया जाते हैं। दैट इज विटामिन के। नेक्स्ट विटामिन के की एमसीक्यू देखें। which enzyme in the liver help in vitamin K एक्टिवेशन? ये क्वेश्चन भी आता है। एनीवन, वो कौन सा एंजाइम है लीवर के अंदर दैट रियली हेल्प विटामिन के एक्टिवेशन? आंसर इज इपोक्साइड रिडक्टेस। इपोक्साइड रिडक्टेस। तो इपोक्साइड रिडक्टेस इट इज वन ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द लीवर एंड दैट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ विटामिन के एक्टिवेशन। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है, इसमें ये ग्लूटामेट की गामा कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करती है। अगर इपोक्साइड रिडक्टेस कोई बंदा ब्लॉक करे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एन एजेंट, ये भी लिखे एमसीक्यूज में, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एजेंट which block epoxide reductase, ठीक है, लीडिंग टू जी एक्टिवेशन ऑफ विटामिन के, इनएक्टिवेशन ऑफ विटामिन के एंड ब्लीडिंग। हाँ जी, एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट इज दिस एजेंट विल बी? वो एजेंट बताए जो इपोक्साइड रिडक्टेस को ब्लॉक करे। अगर इपोक्साइड रिडक्टेस काम नहीं करेगा, विटामिन के क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव रहेगा, ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, तो फिर ब्लीडिंग होगी क्या? नहीं। दैट एजेंट और ड्रग इज कॉल्ड वारफरीन। ये कौन सा ड्रग है? वारफरीन है। सो वारफरीन इज अ एंटीकोगुलेंट। ये कोगुलेशन को रोकता है। कोगुलेशन रोकने का मतलब ये है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन को रोकती है। तो वारफरीन इज अ एंटीकोगुलेंट एक्टिंग बाय इनहिबिटिंग विच एंजाइम? आंसर इज इपोक्साइड रिडक्टेस। क्लियर है? ये इपोक्साइड रिडक्टेस है। तो अगर वारफरीन टॉक्सिसिटी हो जाए, वारफरीन टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा अगर ये दे तो इससे ब्लीडिंग ज्यादा होगी ना। तो वारफरीन टॉक्सिसिटी में अगर एमसीक्यूज आ जाए, इधर देखे, वारफरीन हमने दी है, वारफरीन इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आज के बाद क्या हो गया? शाबाश, इनहिबिटर ऑफ इपोक्साइड रिडक्टेस। अगर वारफरीन टॉक्सिसिटी हो जाए और एग्जाम में आया है इमीडिएट इफेक्ट बताए, इमीडिएट क्या देंगे? और डिलेड, लॉन्ग रन में डिलेड इफेक्ट, लॉन्ग रन में क्या देंगे? इसका आंसर है आप लोग के पास कि नहीं? वारफरीन टॉक्सिसिटी के अंदर इनिशियली इमीडिएटली जो चीज हम देते हैं दैट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसको हम FFP कहते हैं, दैट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। सो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसको हम FFP कहते हैं, दिस इज द इमीडिएट एंटीडोट फॉर वारफरीन टॉक्सिसिटी। लेकिन लॉन्ग रन में वारफरीन ने किसको खत्म किया है? इपोक्साइड रिडक्टेस। लेकिन वो कौन सा विटामिन है कि इस रिडक्टेस को जनाब चाहिए? विटामिन के। ये एक दूसरे को क्या है? ये एक दूसरे को विटामिन के जो है ये इपोक्साइड रिडक्टेस के लिए क्या है? एक्टिवेटर है, और ये जाकर गामा कार्बोक्सिलेशन करता है। तो आंसर इज विटामिन के। सो इमीडिएट एंटीडोट फॉर वारफरीन टॉक्सिसिटी दैट इज FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। लेकिन जो डिलेड इफेक्ट है उसके लिए हम क्या देते हैं? विटामिन के देते हैं। वारफरीन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। वारफरीन इज आल्सो टेराटोजेनिक। तो वारफरीन इसकी जो एक्शन है, वारफरीन की खुद एक्शन ये स्लो ऑनसेट है बट लॉन्ग लास्टिंग है, और वारफरीन इज टेराटोजेनिक, इट इज नॉट इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्लियर है? एक और एमसीक्यूज अगर आ जाए कि वारफरीन प्राइमरीली किस पाथवे को ज्यादा डिस्टर्ब करती है? एक्सट्रिंसिक पाथवे। वारफरीन टॉक्सिसिटी में एक्सट्रिंसिक पाथवे इज डैमेज, इज वेरी डैमेज। तो कौन सी टेस्ट करनी चाहिए वारफरीन टॉक्सिसिटी की? PT। वेरी गुड, PT इज द टेस्ट विच स्क्रीन एक्सट्रिंसिक एंड वारफरीन कैन इम्पेयर्ड एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? PT। हेपरिन के लिए क्या किया जाता है? APTT, वो इंट्रिंसिक पाथवे में आता है। नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन है, इधर तो इन लोगों ने लिखा नहीं है,
लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि जनाब क्वेश्चन ये है कि अगर देखें, ये सिर्फ सुन ले, ये आता है अगर एक प्री मेच्योर बेबी है, मतलब प्री टर्म बच्चा है, वो पैदा हो जाए, ठीक है, अब उसकी सही तरीके से मेच्योरेशन नहीं हुई। प्री मेच्योरेशन का मतलब क्या है कि इफ द प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड बिफोर 36 वीक ऑफ जेस्टेशन, बच्चा पैदा हो जाए 34 वीक में, 33 वीक में, उसमें NRDS के चांसेस भी होते हैं। लेकिन अगर बच्चा प्री टर्म पैदा हो जाए तो उसका जो गट फ्लोरा है या गट है वो प्रॉपरली मेच्योर नहीं होगा। और अगर इसकी माँ ने प्रेगनेंसी में थ्रू आउट क्या यूज किए हैं, एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक की हिस्ट्री जब भी आती है ना और आपसे कोई विटामिन पूछे तो इस बच्चे को बाहर से क्या देना चाहिए, विटामिन के देना चाहिए। और न्यूली बॉर्न बेबी शुड रिसीव vitamin K from outside to prevent डैश। हाँ जी, नए जो न्यूली बॉर्न बच्चा है उसको बाहर से विटामिन के इंजेक्शन देने चाहिए ताकि उसमें हम किस चीज को प्रिवेंट करें, HDN, हीमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। वेरी गुड, इसको हम कहते हैं हीमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम बाहर से बच्चे को क्या लगाते हैं, विटामिन के लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो विटामिन के की ये जनाब सारे के सारे जनाब MCQs क्वेश्चन है। दीज आर हाईली टेस्टेड MCQs क्वेश्चन इन द एग्जाम। फैट सॉल्युबल विटामिन में जो ई है, विटामिन ई, ये हीमोलाइटिक इनीमिया कराता है। मतलब विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हीमोलाइटिक इनीमिया, देयर इज लाइसिस ऑफ RBC। इसके साथ साथ आप लोगों को आता है नेक्स्ट, हमें भी ये क्वेश्चन आया था, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो पावरफुल है सबसे ज्यादा। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, देखें जब हम फूड खाते हैं तो फूड के बाद जो बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ होती है, मेटाबॉलिज्म, तो बॉडी की जो तोड़ फोड़ होती है, ब्रेक डाउन, इसके साथ साइड बाय साइड क्या प्रोड्यूस होते हैं, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स में ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और OH। फ्री रेडिकल कैन डैमेज द सेल वेरी बैडली। अब फ्री रेडिकल जो फूड की तोड़ फोड़ से प्रोड्यूस होती है, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट पार्टिकल। उसके खिलाफ अल्लाह ने क्या दिए हैं, एंटीऑक्सीडेंट। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस को या फ्री रेडिकल की डैमेज को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट। लीवर एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता है जो पावरफुल भी है, बॉडी का नेचुरल भी है, दैट इज ग्लूटाथायोन। तो ये MCQs भी आता है, द नेचुरल एंड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, दैट इज कॉल्ड ग्लूटाथायोन। वो कौन कौन से विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन अगर एग्जाम में आ जाए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्ले रोल इन एंटीऑक्सीडेंट एक्सेप्ट, आंसर इज विटामिन A, विटामिन C एंड विटामिन E। ये तीन विटामिन याद रखने हैं, दे आर आल्सो एंटीऑक्सीडेंट। ये इन तीनों की सेम प्रॉपर्टी है, इन तीन विटामिन की ये वाला फंक्शन सेम है, ACE। इसको जिस तरह लोग कहते हैं ना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, AC, एजिथ्रोक्लेरिथ्रोमाइसिन, इस तरह मैक्रोलाइड की फैमिली है। तो ACE इज अ विटामिन विच आर आल्सो विच आर आल्सो एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में अगर आप लोगों ने मजीद बताना है कि एग्जाम में हम प्रेफरेंस किसको देंगे, जो कंट्रोवर्शियल MCQs है, अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात चल रही हो, एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही हो एग्जाम के अंदर, और एग्जाम में एंटीऑक्सीडेंट के हेडिंग में या ऑप्शन में क्या चीज मेंशन है, ग्लूटाथायोन, सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोग किसको देंगे, ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन नहीं है तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी आप लोग विटामिन ई को देते हैं, क्योंकि ग्लूटाथायोन के बाद जो स्ट्रांगेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है दैट इज विटामिन ई। और विटामिन ई के बाद अगर आप नेक्स्ट जनाब किसी एंटीऑक्सीडेंट के बारे में सोचना चाहे या लिखना चाहे, दैट विल बी विटामिन सी, ठीक है। सो रिगार्डिंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, दीज आर द सीक्वेंस। ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस कुछ यूं होना चाहिए कि इसमें जनाब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन ई लिखेंगे,
ग्लूटाथायोन लिखेंगे, विच इज अ नेचुरल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम दी लीवर। इसके बाद विटामिन ई लिखेंगे और इसके बाद विटामिन सी लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट थे। ये जो आज वाले ये लेक्चर है, इनमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट एग्जाम में आते हैं। इसको आप लोगों ने बार बार रिपीट करना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।